डायग्राम और फ्लो डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं तो वो लेक्चर तो आपको समझने पड़ेंगे। सुना होगा टॉपर्स को ना एनसीईआरटी याद है, वो बता देता है कि लेफ्ट साइड में इस पन्ने में ये लिखा हुआ है। कैसे? और आप में और हम में कुछ तो कमियां हैं जो हमें नीचे नंबर ला रही है। यार वही इस वीडियो में हम आइडेंटिफाई करेंगे। बच्चे 21 लाख से ज्यादा लोग नीट का फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें से 100-200 लोग हैं जो 700 से ऊपर नंबर पहुंच पा रहे। यार कुछ तो अलग कर रहे होंगे ना, और आप में और हम में कुछ तो कमियां हैं जो हमें नीचे नंबर ला रही है। यार वही इस वीडियो में हम आइडेंटिफाई करेंगे और आपको जो कमियां हो रही है उसको हम फुलफिल करेंगे कि आपके नंबर भी यहां तक पहुंचा पाए। इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी पढ़ने का एक नया तरीका, जिससे एनसीईआरटी पूरी ब्रेन में सेट हो जाए, उस तरीके को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो किया तो बिलीव मी, बहुत ड्रास्टिकली नंबर चेंज हो जाएगा। आपको हम एक एक करके पूरा डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। देखो ये बात ध्यान रखना बेटा कि पढ़ाई सारे बच्चे कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, बच्चे सारे पढ़ते हैं और अपना दिन और रात जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम है वो दे भी रहे हैं इस चीज के लिए। पर मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिसिंग हो रही है। मैं खुद बच्चों को देख रहा हूँ कि यार सुबह से पढ़ रहे हैं, रात तक पढ़ रहे हैं, सब दिन और रात पढ़ रहे हैं, फिर मार्क्स ही इंप्रूव नहीं हो रहे। आखिर उनका तरीका क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं कि ठीक है कि दीवार है, आपको एक हथौड़ा दिया जाता है कि बेटा इसमें एक जगह ऐसी है वहां हथौड़ा मारो तो छेद हो जाएगा, ठीक है, मान लो एक तरीके से। तो आपने हथौड़ा चारों तरफ मार रहे हैं, यहां मार रहे हैं, यहां मार रहे हैं, यहां मार रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है आपको एक्चुअल में कि वो कहां पंच करना है। ठीक है, एनर्जी आपकी जा रही है। ये नहीं कह रहा कि भाई नहीं होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा पर टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट भी होते हो, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अगर आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाए, आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में सर करना क्या है, कम टाइम के अंदर बेटर रिजल्ट कैसे आ सकता है, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम और सर मिलकर डिस्कस करेंगे। अगर आपने इनको कर लिया तो मैं सच कह रहा हूं रिजल्ट बेहतरीन आएगा। ठीक है, और आप उसको देख पाओगे। अब जो रिजल्ट जो आगे का जो जहां पर भी हो, जो भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आप उसमें इंप्रूवमेंट देखोगे। ठीक है, पर इसको फॉलो करना है। अगर आपने ब्लाइंडली इसको फॉलो कर लिया तो 100% कह रहा हूं रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं लेक्चर्स की, भाई आप चाहे यहां पढ़ो कहीं भी पढ़ो, लेक्चर्स तो आप लोगे ना, लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। लेक्चर्स का मेन पर्पस क्या होता है? ठीक है, लेक्चर का मेन पर्पस होता है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कराना, वो टीचर करता है। ठीक है, इसलिए टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ रोल होता है। ठीक है, तो लेक्चर्स, जैसे मैं बायो की बात करूं, ठीक है, केमिस्ट्री की सर बात करते हैं तो सर केमिस्ट्री पूरी क्या करते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पूरे इंटरेस्ट के साथ, हाई एनर्जी के साथ आपके ब्रेन में सेट कराते हैं। अगर मैं अपनी बायो की बात करता हूं तो बायो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लेक्चर लेना होगा प्रॉपर तरीके से। अब लेक्चर को रिटेन कैसे किया जा सके, वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। जैसे बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी मैंने आज पढ़ाई, कुछ टिपिकल टर्म होते हैं, आप एक नोटबुक बनाओगे, शॉर्ट नोट्स कहते हैं उसको, उन टिपिकल टर्म को जो याद नहीं होते आप नोट करोगे। यही केमिस्ट्री में सर बताएंगे। हाँ। यही जो सर बता रहे हैं ना, देखो टोटल 4 स्टेप है। टोटल 4 स्टेप में पूरा मैं समअप कर देता हूं कि देखो, स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, एक बहुत एफिशिएंट एनसीईआरटी का लेक्चर लेना है। ठीक है, जो एनसीईआरटी से एकदम बाहर ना चली जाए और थोड़ी सजी हुई हो एनसीईआरटी वे में। लेक्चर देखने के बाद आपको एनसीईआरटी रीडिंग करना है। ये जो एनसीईआरटी लिखा हुआ है उसको रीडिंग करना है। अब देखो नया तरीका कैसे है ये। मान लो पहला दिन है, डे नंबर 1, आपने लेक्चर किया, सर ने 2 टॉपिक पढ़ाया या मैंने 2 टॉपिक पढ़ाया, उसी दिन उस 24 घंटे से पहले आपको उस टॉपिक का एनसीईआरटी रीड करना है। तो पहले दिन आपने 2 टॉपिक पढ़ा और 2 टॉपिक का एनसीईआरटी कर लिया। अब दूसरे दिन कहानी बदल गई, अब हमारा दूसरा दिन है, हमने 2 और टॉपिक कर लिए, तो कुल मिला के 4 टॉपिक हो गए हमारे लेक्चर में। आप एनसीईआरटी जो डे 1 में हुआ था वो तो पढ़ना ही दोबारा, डे 2 वाला भी पढ़ना है। इसका मतलब एनसीईआरटी में आपने 2 बार पढ़ चुके हैं 4 टॉपिक। फिर आप डे 3 पे जाओगे तो डे 1 भी एनसीईआरटी में जो हुआ था, डे 2 भी हुआ था, डे 3 भी हुआ था, और बिलीव मानिए हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता है आपको। इस तरह से जब चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा, कम से कम 10, 12, 15 बार आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट, और एनसीईआरटी ब्रेन में सेट होगी, तभी नंबर आएगा, तभी 700 से ऊपर आएगा, और कोई चारा नहीं है। इसका एक बेनिफिट और है सर, जब आप एनसीईआरटी का नया पैरा पढ़ोगे, नया वो टॉपिक पढ़ोगे, तो पुराने टॉपिक को आप जब 5 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो वो आपका इसका जो एनसीईआरटी रीडिंग टाइम है ना, वो रिड्यूस होता जाएगा, बहुत रिड्यूस हो जाएगा। लास्ट टाइम जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे ना, तो उसका टाइम रिड्यूस होकर के आप कह सकते हो कि जहां वो 1 आवर लग रहा था, वहां वो ओनली 15 मिनट ही लगेगा। ठीक है, तो इसका बहुत बेनिफिट है, ये बेनिफिट भी है। अब जैसे आपने सुना होगा टॉपर्स को ना एनसीईआरटी याद है, वो बता देता है कि लेफ्ट साइड में इस पन्ने में ये लिखा हुआ है। कैसे? उसने एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ी
और ये अप्लाइड मेथड है बच्चों पे, बच्चों को याद हो जाता पूरी एनसीईआरटी। अगर आप ऑनेस्टली इसको फुलफिल करें, कमेंट में बताना कि हम आप आज से ये ऑनेस्टली फुलफिल करेंगे। तो देखो आपके 2 स्टेप कवर हुए कि आपने लेक्चर कर लिया, एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, एनसीईआरटी बार बार पढ़ी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन ना छोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल। एनसीईआरटी के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला दे तो लगभग 10% क्वेश्चन इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज एज इट इज आते हैं, ना छोड़े। इसके बाद अब सर मेजॉरिटी क्या होती है कि बच्चा सीधा जाता है ऑफलाइन ऑनलाइन में डीपीपी करना स्टार्ट कर देता है और ना उसको कोई ऐसा गाइडेंस मिलता है, ना इम्प्रॉपर गाइडेंस की वजह से एक बहुत अच्छा बच्चा भी अपने मार्क्स नहीं ला पाता है। अब मान लो आपने सीधा लेक्चर करके डीपीपी किया, अभी तो बेसिक स्ट्रांग हुआ ही नहीं, अभी तो टॉपिक समझ आया नहीं, और डीपीपी में सिलेक्टेड अच्छे सवाल होते हैं वो होगा नहीं, और आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा खराब, वहीं से डिमोटिवेट वहीं बैकलॉग लग जाता है आकर के। होगा क्या आपको स्टेप 1 स्टेप 2 एंड देन स्टेप 3 करोगे ना, तो देखना आपके बेसिक्स धीरे धीरे स्ट्रांग होंगे। एक टेस्ट में, 2 टेस्ट में, 3 टेस्ट में, चौथे टेस्ट में आप फोड़ दोगे। ये होता है असली तरीका पढ़ने का। बिल्कुल। और यही हम अपने बच्चों से कराना चाहते हैं। कई बच्चे सर एक गड़बड़ और करते हैं, वो हाँ। थ्योरी पर ही मेंटेन होकर रह जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी कहा जाए तो एक बार रीड कर लेते हैं एक बार, पर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कितना भी थ्योरी पढ़ लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप फिर अगेन नेक्स्ट ईयर रिपीट करोगे। तो जब तक आप एनसीईआरटी थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, डीपीपी नहीं लगाओगे, कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रख लो। ठीक है, डीपीपी प्रॉपर वे में होती है, ठीक है, हर जगह मिलती है, तो आपको प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज डीपीपी लगानी है। जहां दिक्कत आ रही है वहां उसको अंडरलाइन भी करो, ठीक है, पर डीपीपी लगाने पड़ेगी आपको, पर डीपीपी के साथ। हाँ। अब इसमें क्या है बच्चों, देखो आप कहीं से भी पढ़ो, बस हमारी बातें सुन लेना एक बार रात में सोने से पहले, तो बहुत आगे कर पाओगे। देखो क्या होता है, खाली एमसीक्यू सवाल या सिंगल चॉइस क्वेश्चन करना सफिशिएंट नहीं है, स्टेटमेंट सवाल भी करने होंगे। कहीं से भी करो, या तो हमारे से कर लो या कहीं से भी कर लो। मैच द कॉलम सवाल करने होंगे, असर्शन रीजन सवाल करना होगा, और कोई तरीका होता तो हम वो बताते, यही तरीका है सिलेक्शन लेने का। सिमिलरली बेटे नॉर्मल टेस्ट देने से सिलेक्शन हो जाता तो सबका होता, फिर ये 150-200 लोग ही क्यों ला रहे हैं 700 प्लस? कुल मिला के आप देखोगे तो टॉपर्स बड़े कम क्यों हैं? क्योंकि ये सारी चीजें वो करते हैं, और आपको भी हम ये करवाना चाहते हैं। टेस्ट भी आप जो दे रहे हो ना, उसमें भी कई तरीके के टेस्ट दो। एक तो सिंगल चॉइस दिया, पार्ट टेस्ट दिया, चैप्टर वाइज दिया, मेजर दिया, माइनर दिया। इस तरीके से अपनी प्लानिंग को करो, इस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाओ, तब जाके आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जैसे हम लोगों ने अभी, जैसे अभी मैं बात करता हूं कि बच्चों को और क्या करना चाहिए। हाँ। ठीक है, जैसे ठीक है आप डीपीपी लगा रहे हो, इट्स ओके, ठीक है, पर आपको पता है नीट का पैटर्न हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, इस बार पैटर्न फिर चेंज हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट के साथ असर्शन रीजन भी आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैचिंग वाले भी स्टार्ट हो गए आने, नॉर्मल रूटीन क्वेश्चन तो आ ही रहे थे, और एनसीईआरटी पर अगर कमांड करनी है तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी पैरा बेस्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग अभी जैसे कराने की कोशिश भी कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है, वो आपको भी कर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। एनसीईआरटी का एक पैरा है, उस पैरा के अंदर जहां से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुए हैं, समझ रहे ना मेरी बात, उनको आप क्या कर दो, फिलिंग द ब्लैंक्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस करो, फिर देखो क्या एनसीईआरटी बाकी में आपके कह सकते हो कि टिप्स पर है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एनसीईआरटी प्रैक्टिस करने पड़ेगी आपको इस फॉर्म में भी, फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में, तो एनसीईआरटी और परफेक्ट होती है। ठीक है, एनसीईआरटी में जितने भी ब्लैक वाले सिंबल दे रखे हैं ना, जहां डार्क दे रखा है, आप उनका पूरा इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, चाहे एनसीईआरटी में दिया हो या ना दिया हो, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? यहां तक कि सर एनसीईआरटी के अंदर एक कह सकते हो वो कोड बना हुआ होता है, हाँ, ठीक है, उसको स्कैन करते हैं तो उसके अंदर भी बारकोड, तो बारकोड के अंदर भी एनसीईआरटी की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं होती। आप समझ रहे हो ना? यानी एनसीईआरटी की थ्योरी भी करनी है, एनसीईआरटी की समरी भी करनी है, एनसीईआरटी का बारकोड भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप एनसीईआरटी लेके चलोगे और क्वेश्चन जो हमने बताया आपको वो लेके चलोगे। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है कि आप जनरल लाइफ में, जनरल जो तैयारी कर रहे हो, तो कई बार उतार चढ़ाव देखने को आते हैं, और वो आएगा, इसके लिए तैयार रहिए। कई बार मार्क्स हाई, कई बार मार्क्स लो, लेकिन वो जब मार्क्स लो हो तो क्यों होता है उसकी कमियां भी जान लेते हैं। यार अगर हमारे अंदर बहुत अच्छाई होती तो हम सिलेक्टेड होते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर कुछ बुराई थी। अब वो बुराइयों पे काम करते हैं, इस साल जबरदस्त सिलेक्शन देंगे। अभी अब सोचो, जैसे मेजॉरिटी सर मैंने देखा है
लेक्चर्स में बच्चा ऑनलाइन बस वीडियो देख रहा होता है, वो एक मूवी की तरह उसको देखता है, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। आपको मैं बता दूं, आपके हैंड रिटन क्लास नोट्स खुद के बनाने पड़ेंगे, सेल्फ मेड हैंड रिटन नोट्स, और बिना शॉर्ट नोट्स बनाए हुए कोई टॉपर, कोई सिलेक्टेड बच्चा हुआ ही मैं सर एक बात बोलना चाहूंगा, बच्चों को पता भी है जो बायो के बच्चे हैं, मैंने बोला था किसी भी मेमोरी को जनरेट करने के लिए आप जितने सेंस ऑर्गन यूज करोगे उतना ही मेमोरी का साइनेप्स परफेक्ट बनता है। जब आप एक सिंपल वीडियो देखते हो ना तो साइनेप्स प्रॉपर नहीं बनता बेटा। अब उस वीडियो को देखते हो, फिर जब हैंड राइटिंग नोट्स बनाते हो, आप डायग्राम ड्रॉ करते हो, तो आप मैक्सिमम सेंस ऑर्गन यूज कर रहे होते हो, तब उसका साइनेप्स प्रॉपर बनता है, उसको कहते हैं परमानेंट मेमोरी। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। और लास्ट टाइम पर ये आपके हैंड राइटिंग नोट्स इस तरीके से हेल्प करते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। लास्ट टाइम पे बच्चा क्या कर रहा होता है कि यहां से निकाल रहा है, वहां से निकाल रहा है, ये नहीं मिल रहा, तो वो सारा डिसमैनेजमेंट हो जाता है। इसलिए आपके हैंड राइटिंग नोट्स, आपके गंदी राइटिंग हो चलेगा, पर आपके खुद लिखे हुए हो तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी बनती है। दूसरी चीज, ये एनसीईआरटी और क्वेश्चन जब आप करते हो ना, तो एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट आपको लग जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन अगर उसका आप ट्रैक नहीं रखोगे तो लास्ट में जाते जाते जब इतने सारे सिलेबस हो जाएगा, कैसे रिवाइज करोगे? तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको मार्क कर लीजिए, उस क्वेश्चन के आगे, उस लाइन के आगे आर लिख लीजिए, ताकि आप रिवीजन के समय उसको देख पाए। दूसरी अच्छी चीज है कि सर जो डीपीपी लगा रहे हो, जो पीएनएस लगा रहे हो, वो आप डायरेक्ट मत लगाना लेक्चर के बाद, वरना नहीं होगा। लेक्चर के बाद आपने एक बार लिखा, फिर एक बार एनसीईआरटी पढ़ा, फिर इसके क्वेश्चन लगाए, 3-4 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हो चुकी है, अब आप डीपीपी लगाए हो, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो उसको मार्क फॉर रिवीजन कर लीजिए। इसका फायदा सर मैं बताऊं? हाँ प्लीज। ठीक है, एक स्टूडेंट था, उसने कहा कि सर मैं 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है, 5 से 6 बार कर चुका हूं। आप समझना, 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस 5 से 6 बार, हाउ इज पॉसिबल? ठीक है, अब तरीका मैं बताता हूं। उसने कहा सर पहली बार मैंने 500 क्वेश्चन लगाए थे, 50 क्वेश्चन में मुझे सिर्फ प्रॉब्लम आई थी, 50 क्वेश्चन पर मैंने ये मार्क जनरेट किया। यानी सेकंड टाइम रिवीजन करूंगा ना तो मैं 500 क्वेश्चन रिवाइज नहीं कराऊंगा, नहीं देखूंगा, ओनली 50 क्वेश्चन देखूंगा जब मेरे कंसेप्ट ढीले थे। आप समझना मेरी बात, जब वो सेकंड टाइम 50 क्वेश्चन देखेगा तो उसमें से हार्डली 10 क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जब थर्ड टाइम रिवीजन करेगा तो ओनली 10 क्वेश्चन का रिवीजन करेगा वो। आप समझना मेरी बात, जब वो फोर्थ टाइम रिवीजन करेगा तो उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन में आएगा, तो पूरी किताब के अंदर से टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके से। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से रिवीजन होता है, उसमें ये मार्क वाले सिंबल बड़े काम के होते हैं। जहां आपको डाउट है, जहां लग रहा है इसकी रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, वहां आप स्टार बनाओ या रिवीजन का सिंबल बनाओ, या जिस टॉपिक को आपको लग रहा है नहीं यार नहीं याद हो रहा है एक बार मुझे, वहां पर सिंबल बनाओ। ठीक है, उनको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना करके या क्लिप बोर्ड बना करके वहां पंच करो, इससे कि वो बार बार मेमोराइज होते हैं और एक बेहतरीन ब्रेन के अंदर साइनेप्स बनता है। तो कुल मिला के जो जिस्ट है ना, जो सर ने और अभी हमने किया, एक ही चीज को बार बार करो। सर मोहम्मद अली बहुत बड़े बॉक्सर, उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आपको किस बॉक्सर से डर लगता है, उन्होंने उनका रिप्लाई देखो, इतने बड़े बॉक्सर होने के बाद उनका रिप्लाई आया, ऐसा बॉक्सर जो एक ही तरीके को 1000 बार उसको प्रैक्टिस कर रहा है। इसका मतलब वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो इसको हरा नहीं सकता। कहने का मतलब है आप एक ही चीज करो, यही एनसीईआरटी बुक, यही सिलेबस, यही वीडियो लेक्चर बार बार देखना पड़ेगा। हमने एनसीईआरटी का नया तरीका बना दिया, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसी के ऊपर से एक हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन भी है। ठीक है, मैं अक्सर बच्चों को बोलता भी हूँ। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एक कह सकते हो कि एक ड्रिंकर है, उन्होंने उसके ऊपर लिखा है पर कनेक्ट किया है शराबी। ठीक है, शराबी। हाँ ठीक है, तो वो जगह जगह पूछ रहा है, ठीक है, कि मधुशाला कहाँ है, यानी जहां वो शराब मिलती है, मधुशाला कहाँ है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, वो 10 लोगों से पूछ रहा है कि मधुशाला कहाँ है, मधुशाला कहाँ है, मधुशाला कहाँ है। ठीक है, यानी वो समझ भटक रहा है अभी। अगर वो एक जगह, तो एक जो गाइड देने वाले हैं वो कहते हैं कि राह पकड़ तू एक चला चल, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। सर ने कहा ना कि आप एक ही चीज को अगर आप बार बार करते हो, एक कांस्टेंट लाइन पे चलते हो, अपने टीचर फिक्स रखते हो, अपना कंटेंट फिक्स रखते हो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है यार आप। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़नी है और तरीके से पढ़नी है, जो हम कह रहे हैं इसको फॉलो करना है, तो रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मतलब मधुशाला मिलेगी, 100% मिलेगी, पर मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी को इन डिफरेंट वे में पढ़ना है, आपको डीपीपी पीएनएस लगाना है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं, तो क्यों नहीं मिलेगी यार, टारगेट क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा।
पर कंसिस्टेंसी मेंटेन बच्चों को बोल देता हूँ, बच्चों असली वाले मधुशाला में चले जाना इधर। नेक्स्ट चलो टेस्ट प्लस एसएनएस की बात करते हैं। बेटे टेस्ट में जो आपसे गलतियां हुई, मान लो पहला टेस्ट दिया आपके 500 नंबर आए, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि वो 220 नंबर कौन से कटे हैं, अगर आपने उस पे काम किया तो अगले टेस्ट में वो गलतियां आप दोबारा नहीं करोगे। हम क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं, नंबर कम आ गए, अब लगे रोने। ऐसा नहीं होता, उससे इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आपको क्या करना है, जो भी आपने मिस्टेक करा टेस्ट में, हाँ आपको एक्सेप्ट करना है कि ये गलतियां हुई, और ये गलतियों को मिस्टेक कॉपी बनाना है। ये जितने भी स्टार बैच होते हैं ना कोटा में, उन सब बच्चों के पास बेटे मिस्टेक कॉपी होती है। उनको पता है कि ये वाला टॉपिक मेरा इस टेस्ट में वीक रह गया है, अगले टेस्ट से पहले मैं इसको फोड़ दूंगा। लेकिन इतने वेल अरेंज्ड हैं ये लोग, इतने वेल मैनेज्ड हैं ये लोग कि पूरी कॉपी है, अपनी सारी गलतियां सामने लिख रहे हो। एक बड़ी अच्छी चीज है कि अगर आपको अपनी गलतियां सुधारना है तो उसको लिख दो, बिल्कुल सुधर जाएगी। पर मेजोरिटी ऑफ बच्चे क्या करते हैं, मेजोरिटी ऑफ बच्चे टेस्ट देते हैं और टेस्ट देने के बाद नेक्स्ट डे उसकी एनालिसिस नहीं करते। हाँ। छोड़ दिया, अगला चालू कर दिया, हाँ। फिर छोड़ दिया, अगला चालू कर दिया। तो वो एक्चुअली जान ही नहीं पाते एक्चुअली मिस्टेक क्या है। एक तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक नोटबुक लो, बच्चों ने कहा सर कैसे बनाना है, मैं बताता हूं आपको। एक नोटबुक लो, ठीक है। आज टेस्ट देते हो, टेस्ट कितने मार्क्स का है, ठीक है। टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी चारों सब्जेक्ट को लिखो। जब टेस्ट दे के आओगे ना, ठीक है, तो उसमें कितने मार्क्स आपके आए, उन मार्क्स को लिखो। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, किस वजह से आए, उस वजह को लिखो। एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना कि सर हमने जल्दी अटेम्प्ट किए, या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, क्वेश्चन आते थे छूट गए, निगेटिव हो गए, वो चीज लिखो। कौन सा टॉपिक वीक था, रिवीजन नहीं हुआ था, ये वीक टॉपिक था, वो वीक टॉपिक लिखो। हर सब्जेक्ट का कॉज, कारण लिखना पड़ेगा। और अगली बार जब टेस्ट होगा ना, तो एक बार देखो कि पिछली बार गलती क्या की थी, अगली बार वो गलती नहीं करेंगे। जब आप हर टेस्ट में करना चालू कर दोगे ना, मैं सच कह रहा हूं, आपका इंप्रूवमेंट 100% होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। हर टेस्ट में इंप्रूवमेंट होगा, पर करना पड़ेगा ये वाली बात, ठीक है। आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, और वो टीचर नहीं समझ सकता, वो आप खुद समझोगे। जब तक खुद नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सही बात। अब देखो सर क्या होता है, बच्चे पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़े, कई लोगों का सवाल आता है कितने क्वेश्चन करें। यार ये सब ना बड़े फालतू के बेवजह सवाल हैं। कितने घंटे पढ़े, आपसे ये थोड़ी ना आपका सपना है यार ये, इसके लिए तो 24 घंटे कम पढ़ने चाहिए। आपका ये ड्रीम है, आपके पेरेंट्स, आपकी सबकी लाइफ इस पे उम्मीद टिकी हुई है। आप अगर डॉक्टर बन गए पूरी जनरेशन सुधर जाएगी, और इसके लिए आप पूछ रहे हो कितने घंटे पढ़ेंगे। बहुत फिजूल का सवाल है ये। बताते हैं आपको, कोई भी घंटे सेट मत करो। ये आप थोड़ी ना कोई सौदेबाजी थोड़ी ना कर रहे हो पढ़ाई के साथ। आपको क्या करना है, आपको अपने टारगेट सेट करने, आपको बच्चे अपने टारगेट सेट करने कि हमें क्या आज करना है। हर दिन अगर प्लान हो तो सक्सेस एकदम मिलेगा। क्या होगा कि आपको फिजिक्स में प्लान करना पड़ेगा कि मुझे आज ये टॉपिक्स करने हैं। आपको केमिस्ट्री में प्लान करना पड़ेगा ये टॉपिक। अरे आपको साल भर का प्लानर मिला है ना, जहां भी पढ़ रहे हो, हमारे यहां पढ़ रहे हो, किसी के यहां पढ़ रहे हो, कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो, भाई मिला है ना, तो उसके हिसाब से प्लानिंग तो कर सकते हो। उसमें टॉपिक लिखा है ना, सब टॉपिक लिखा है, तो उसको क्यों नहीं आप लिखते अपने नोट्स पे, क्यों नहीं आप स्टिकी नोट्स लगाते हैं वहां पे। और टॉपिक्स आपके पास, मान लो यहाँ पे 2 टॉपिक है, मान लो यहाँ पे 2 टॉपिक है, मान लो इसमें 1 टॉपिक है। अब हर दिन आपके बनाने पड़ेंगे, इतना करना पड़ता है। आपको लगता है ऐसे ही सिलेक्शन हो जाता है, गलत फहमी है। कई बच्चों को लगता है कि वो सुबह शाम तक लेक्चर देख रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये पढ़ाई नहीं है। वो पढ़ाई नहीं है, वो हमारी मेहनत है। रूटीन वर्क के बाद आप सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हो, हाँ। ठीक है। रूटीन वर्क के बाद आप रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, रूटीन वर्क के बाद आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वो है एक्चुअल में पढ़ाई। हाँ। वो है एक चीज मैं बता दूं कि भाई आपको ये टॉपिक अगर 24 घंटे में नहीं हो रहे, नहीं छोड़ रहा, सिंपल बात है। थोड़ा हार्श लग रहा होगा लेकिन यही ट्रूथ है। अगर ये 2 घंटे में हो जाते हैं, उठ के चलो, जाओ मस्ती करो, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ये 5 घंटे लग रहे हैं तो बैठो, अगर ये 7 घंटे लग रहे हैं रोना मना है, अगर ये 1 घंटे में हो जाए अच्छी बात है। कोशिश करो जितना कम में कर सको, स्मार्ट बनने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर पूछते भी हो कि सर बताओ मिनिमम कितना हो, तो मिनिमम 6 घंटे तो आपको करने ही चाहिए। सेल्फ स्टडी। अब लेकिन मिनिमम 6 घंटे लोग कहते हैं कि 2 घंटे फिजिक्स देख लिया, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे बायो देख लिया। मूवी देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। बिल्कुल। होता कैसे है बता देता हूं। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी का मतलब बता देता हूं। उसमें रिवीजन ऑफ द डे, जो भी आपने पढ़ा, उसको नोट्स आपने बनाया, उसका रिवाइज करो। और रिवीजन ऑफ द डे करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, डीपीपी, पीएनएस, एनसीईआरटी।
ये रिवीजन ऑफ द डे और क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी रीडिंग को ही सेल्फ स्टडी कहा जाता है। बिल्कुल। फिजिक्स के लेक्चर देखना, केमिस्ट्री के लेक्चर देखना, बायो के लेक्चर देखने को सेल्फ स्टडी नहीं कहा जाती है। अगर आपको घंटे में तौलना है तो भाई 6 घंटे तो मिनिमम है, और अगर आपको घंटे में नहीं तौलना है, टारगेट बनाइए। इन स्टडी इंप्रूव ना हो गई तो बताइए मुझे। बस ये ध्यान रखो कि आज टॉपिक क्या हुआ था लेक्चर के अंदर, ठीक है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने, ठीक है, नोट्स बनाते हुए रिवीजन हो जाता है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और फिर अब आज जो तो आपने बना लिया आज का, अब जो कल आपने पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन मारना है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वो सेल्फ स्टडी में आ गया। रिवीजन पास्ट वाले टॉपिक का होगा, करंट टॉपिक का नहीं होगा। करंट टॉपिक के तो आपने नोट्स बना लिए, ठीक है, जो होमवर्क मिला था वो कर लिया, और पास्ट टॉपिक का रिवीजन कर लिया। बस ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो, ठीक है, अपने आप सब चीजें होती चली जाएंगी और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता चला जाएगा। मार्क्स इंप्रूवमेंट धीरे धीरे खुद फील करोगे, हाँ सर मार्क्स इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि आप सेल्फ एनालिसिस करना सीख गए। सेल्फ मोटिवेट होना आपका बहुत जरूरी है हर चीज के अंदर, ठीक है। क्या है कि ये एक बायोलॉजी का सर, वैसे तो हमने बता रखे, वैसे तो हमने सर ने ऑलरेडी बता दिया कि जनरली आपको क्या करना है। सर 2 एक्स्ट्रा चीज है, बस वो बता देते हैं हम लोग, कंक्लूड कर देते हैं। ये तो हमने करना ही है बिल्कुल। लेकिन अगर आपने रिवीजन छोड़ दिया, ये भूल गए किसी वजह से कि आपने पहला लेक्चर पढ़ा और 3 महीने बाद जाके पहला लेक्चर देख रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आपको टेस्ट वाइज रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप हमारे टेस्ट देखोगे तो हमने प्लानिंग ही टेस्ट की वैसी करी है कि अगर आप 1 महीने आगे बढ़ गए हो तो 1 महीने पहले वाला आपको रिवाइज करके वहां डाल रहे हैं। अगर आप 2 महीने आगे बढ़ गए हो तो 2 महीने का वहां आ रहा है। इसका मतलब आपको बार बार रिवीजन होना पड़ेगा। इस तरह से हमने टेस्ट की प्लानिंग की है। टेस्ट का मतलब समझते हो आप? टेस्ट का मतलब होता है छोटे छोटे टारगेट। हाँ। जब आपके छोटे छोटे टारगेट पूरे होते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। हाँ। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है ना तो आपके आगे पढ़ने का जोश और जुनून और बेटर पैदा होता है। जैसे जिम जाते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है, आजकल, ठीक है, आजकल हम भी जा रहे हैं। ठीक है, जब आप जिम जाते हो और आप खूब 10 दिन खूब मेहनत किया आपने पर आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा, ठीक है, तो कैसा फील आता है, यार बेकार है, ठीक है, और आप उस डीमोटिवेट हो जाते हो। जब आप प्रॉपर मतलब तरीके से करते हो और आपको वहां रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है, यार हम कर रहे हैं, हमें रिजल्ट दिख रहा है, हम कर रहे हैं, रिजल्ट दिख रहा है, तो आप अंदर से और मोटिवेट होते हो कि और बेटर करते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसलिए आपको टारगेट बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे, और टारगेट हम दे रहे हैं ना आपको, हम आपको टेस्ट की फॉर्म में टारगेट दे रहे हैं, ठीक है। आपको बस टेस्ट, जब आपको अपना हमेशा ध्यान रखना, आगे बोर्ड के आगे लिखो कि अगला टेस्ट इस टॉपिक का आना है, इस टॉपिक पे ऐसे मास्टरी करनी है कि वो टेस्ट नहीं है, वो नीट का एग्जाम दे रहे हैं। इस तरीके से वो जुनून पैदा कर लो ना तो ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेटेड भी रहोगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको किसी बाहर से टारगेट ले रही है, टारगेट आपके सामने लिखा हुआ रखा है, उस टारगेट पर काम करना है आपको, ठीक है। और नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, रिवीजन आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, पर ये सोचना है ये टेस्ट नहीं है, ये नीट का एग्जाम है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब बच्चों देखो यही चीज है, जैसे पीवाईक्यू को भी आपको 7 साल का पीवाईक्यू भी आपको करना है साथ में बायोलॉजी का। खैर सर अभी बता देते हैं सर पीवाईक्यू का फायदा क्या होगा, जरा बच्चों को बता दो। हाँ, जैसे देखो आप पीवाईक्यू करोगे ना तो आपको क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम लेवल का आता है वो माइंड में फ्रेमिंग होगी कि एग्जाम में यार ये पूछा जाता है, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। प्लस इस रिसेंट 2-3 साल के जरूर करें, क्योंकि जो चेंजेस हुए ना सडन 2019 के बाद आप देखोगे तो हल्का बहुत हर साल चेंज आ रहा है। बिल्कुल। तो वो चेंजेस भी आपको पता लगते रहेंगे। खैर सर केमिस्ट्री की बात करते हैं। हाँ। तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, बड़ी सिंपल चीजें, जो चीजें हैं वो तो हमने ऑलरेडी बता रखी है, लेकिन केमिस्ट्री में बेटा 1 पेज नोट्स खुद के होने चाहिए। बाद में जाके माइंड मैप नहीं मांगना लोगों से बिल्कुल कि यार माइंड मैप दे दो, शॉर्ट नोट्स दे दो। किसी और का शॉर्ट नोट्स आपके काम कभी नहीं आ सकता।